नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बातें कर रहे हैं और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोगों ने oogenesis स्टार्ट कर रखा है, जिसको हम लोग अंड जनन बोलते हैं। देखो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी इससे पहले। अब आपको कितने प्रतिशत उसमें से याद है, ये तय करेगा कि हम एक जैसे ही डेवलपमेंटल बायोलॉजी के आसपास पहुंचते हैं खत्म होने के, तो हम लोग एक टेस्ट लेंगे। और वो टेस्ट गूगल ड्राइव के गूगल जो एग्ज़ाम होता है उसके माध्यम से हम लोग लेंगे। मैं लिंक आपको कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके उस टेस्ट को दीजिएगा। आपको कुछ नई बातें पता चलेगी, कुछ पुरानी बातें, आपको पुरानी जो है बातें ताजा हो जाएगी, याद हो जाएगी। और अब बिल्कुल सब कुछ साफ हो चुका है कि जल्द आपके बीच वैकेंसी आने वाली है। तो अब बिना किसी देरी के हम लोगों को तैयारी करते रहना है। किताबों की बात की थी मुझे किसी स्टूडेंट ने कि किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए। तो देखो, इस प्रकार की किताब जो सभी जानते होंगे इसके बारे में, तो ये अपने एनसीईआरटी है। 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, प्लस कुछ किताबें, इनकी एक पूरी श्रृंखला में एक पूरा वीडियो अगर आपको चाहिए, पूरी की पूरी जो क्लास है वो हम लोग ला सकते हैं, जिसमें पीछे आपके जो है किताब की फोटो भी आ जाएगी और उसको आप दिखा के किताब भी ला सकते हो। तो इस प्रकार की कुछ हम लोग बातें करने वाले हैं। आज हम लोग अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे। आज हमें oogenesis पढ़ना है और oogenesis को लगभग लगभग आज हम खत्म करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलते हैं। और हम लोगों ने oogenesis के बारे में क्या क्या पढ़ा था ये हम लोग मैं बता देता हूँ आपको। देखो, अंड जनन जो है आपको बता दिया मैंने, जब से स्टार्ट हुआ है, जब से एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रारंभ होता है, भ्रूणीय प्रावस्था में जो है प्रारंभ होता है। और एक और बात मैंने बताई थी कि एक ह्यूमन फीमेल जो है, ह्यूमन फीमेल की बात कर रहा हूँ, 4 लाख अंडे देती है, लेकिन मुक्त कितने होते हैं, उसमें से 400 अंडे ही मुक्त होते हैं। फिर मैंने एक और बात की, आपकी जो पीजीसी है, जो आपकी टेस्टिस की आपकी जो है इसमें ओवरी की जो पीजीसी है, उसकी जो मेजोड्रम लेयर है, उससे तो पीसीज और एम्फीबिया में आपके जो है अंडजनन होता है। और आपके एंडोड्रम से रेप्टिलिया, एवीज और मेमिल्स में, जिसमें आप और मैं भी आता हूं, उसमें एंडोड्रम किसकी, पीजीसी की एंडोड्रम से आपके अंडजनन होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और बात मैंने आपको बताई कि पीजीसी ऑफ ओवेरी, और उससे क्या होता है आपके, उसी से उसी में oogenesis की प्रक्रिया होगी और ओवम का निर्माण होगा, जो कि हिप्लॉइड होगा, अचल होगा, चल नहीं सकता है, अचल होगा, हिप्लॉइड होगा, गोलाकार होगा, स्पाइरिकल होगा। ये सब बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, समझ रहे हो आप। अब देखो आगे, आज हम इसके पूरी की पूरी विकास की प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से एक अंडा बनता है, किस प्रकार के अंडे होते हैं, कौन से किस जो है किस किस प्रकार के अंडे होते हैं, कौन सी उसमें लेयर पाई जाती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग आगे की कक्षा में करने वाले हैं। तो आप लोगों का काम क्या है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक अगर इस क्लास को देखा है, यानी आप लोग एक सीरियस स्टूडेंट हो, आपको इसकी ज़रूरत है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सका सहेलियों के साथ, सबके साथ इसको शेयर कर दो भाई, है ना। अब मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग तो सही से हो रही है ना, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मैंने एक बढ़िया क्लास बनाई थी, लेकिन पूरी की पूरी 1 घंटे की कक्षा का पूरा धूल हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। फिर मुझे जल्दबाजी में आनन फानन में वो क्लास लेनी पड़ी। तो उसमें मैंने जो है नॉर्मल बातें बताई थी, ये बातें मैंने आपको वापस आज से बता दी। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके परिवर्धन की, इसकी मेचुरेशन फेज की। इसमें कौन कौन सी फेजेस होती है, जैसे अपने शुक्राणु में पढ़ा था कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ फेज होती है, परिपक्वन अवस्था मेचुरेशन फेज इसमें होती है। तो ये तीनों ही फेज इसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये देखो, आ जाओ आराम से। देखो, oogenesis में 3 फेज होती है। एक होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसको हम लोग गुणन प्रावस्था बोलते हैं। एक फेज होती है ग्रोथ फेज, और एक फेज होती है मेचुरेशन फेज। ठीक है भाई। कौन कौन सी, मल्टीप्लिकेशन जिसको गुणन प्रावस्था बोलते हैं, ग्रोथ फेज जिसे आप वृद्धि प्रावस्था बोलते हैं,
है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ ना, क्यों मैं आलस कर रहा हूँ आज, मुझे समझ में नहीं आ रहा किधर गया। हाँ, चलते हैं भाई, है ना। एक मिनट रुक जाओ, ये कई बार क्या है बोर्ड, हाँ, ये क्या वाइट कलर में हो रखा था ना, तो मुझे दिखा ही नहीं इसका। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ है गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। ये आपकी कौन सी हो गई भाई, वृद्धि प्रावस्था। ये हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूँ मैं, वैसे तो आप लोग एमएससी करे हुए बंदे हो तो आपको सब कुछ आते होगी, आपने बीएससी भी करी होगी, तो ये बातें तो आपको पता ही होगा। एक और होता है परिपक्वन, परिपक्वन प्रावस्था। तो ये तीनों ही प्रावस्था हमको पढ़नी है, कौन कौन सी, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज और आपके मेचुरेशन फेज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। और आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन में होता है माइटोटिस, माइटोटिस डिवीजन, माइटोटिस, है ना, माइटोटिस, ठीक है। अब देखो ये जो पीजीसी है आपके सामने, पीजीसी किसकी, ओवेरी की। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, अंडाशय की बात करेंगे। और यहाँ ये जो सेल है ये 2n है, डिप्लॉइड है, ठीक है, द्विगुणित है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे। यहाँ होगा माइटोटिस होगा, है ना, माइटोटिस होगा। अब देखो यहाँ हमके हमारे पास दो सेल बनेगी, दो सेल बनेगी, दो सेल हमारे पास बनी। और इससे चार सेल हमारे पास बन रही है, कौन सी फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज में। यानी कि मल्टीप्लिके फेज से का मतलब क्या है, कि गुणन हो रहा है, दो से चार, है ना, दो से कितनी बन रही है, चार बन रही है। और इसको हम लोग बोल देंगे ऊगोनिया। यानी मल्टीप्लिकेशन में जो प्रावस्था बनती है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो हमारे कौन है, ऊगोनिया है। और ये ऊगोनिया ध्यान रखना, ये डिप्लॉइड है, क्या है, डिप्लॉइड है, निषेचन करने में असक्षम होगा, निषेचन नहीं कर पाएगा। अगर ओनली ऊगुनिया से हम लोग शुक्राणु को जो है कनेक्ट करवाएं तो नहीं हो सकता ना। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से पता ये चल रहा है भाई, गुणन प्रावस्था यानी गुणन होना है ना भाई, दो से चार होगी, चार से छह होगी, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ आपके ऊगोनिया बन रहा है, तो ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या बनेगा, ऊगोनिया बनेगा। समझ में आया बात को। अब हम लोग ग्रोथ फेज की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे, ग्रोथ फेज की। और ग्रोथ फेज को आराम से समझना, क्योंकि यहाँ से मैं प्रश्न बनाऊंगा आपके सामने। ग्रोथ फेज को बिल्कुल शिद्दत से समझना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो आपके इसमें ग्रोथ फेज में एक बात तो ये ध्यान रखना कि यहाँ किसी प्रकार का कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई क्या कोशिका विभाजन नहीं होगा। और जो आपके ऊगोनिया बना है, आपके जो ऊगोनिया बना है, उसके चारों ओर इस प्रकार की ये सेल्स बन जाएगी, जिनको हम लोग नर्स सेल, फॉलिकल सेल, या हिंदी में कह दो पुट्टक कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है, पुट्टक कोशिकाएं, जो इसको घेर लेगी, क्या कर लेगी, घेर लेगी इसको, है ना। अब देखो फिर यहाँ यहाँ इस जो प्रवस्था है, इस जो भाग है, इस भाग को क्या बोलेंगे, ओविजोरियस क्रोड बोलेंगे। और ये अंदर जो है इसको डेवलपिंग ऊगोनिया बोलेंगे। अब ये डेवलपिंग ऊगोनिया हमारे पास आ गया है, कौन सी जगह आ गया है, आपके ग्रोथ फेज में आ गया है। कहाँ से आ गया भाई, मल्टीप्लिकेशन फेज से आपके डेवलपिंग ऊगोनिया आ गया है, जिसके चारों ओर पुट्टक कोशिकाएं, फॉलिकल सेल बन गई है। और ये जो डेवलपिंग ऊगोनिया है, इसको ये पुट्टक कोशिकाएं या नर्स सेल, नर्स का काम क्या करता है, देख रेख करना, तो ये देख रेख करेगी, इसको न्यूट्रिशन करेंगे, इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। ये क्या लेगी, न्यूट्रिशन लेगी, टेक न्यूट्रिशन, क्या लेगी, न्यूट्रिशन लेगी। और यहाँ ध्यान रखना, ये जो प्रावस्था है ये बहुत लंबी प्रावस्था है, लंबा अंतराल लगता है, समय लगता है इसमें। और यहाँ दो प्रावस्थाएं हमारे सामने आ जाती है, दौरान दो क्रियाएं होती है। एक तो जो है आपके प्री वेटेलोजेनेसिस, और एक होता है वेटेलो जेनेसिस। और ये दोनों ही को हम लोग जो है बिल्कुल शिद्दत से पूरा पूरा पढ़ेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन लेके सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ फेज में कोई
सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो ये न्यूट्रिशन लेके प्राइमरी oocyte बना लेगी। क्या बना लेगी? प्राइमरी oocyte, जो कि द्विगुणित है, डिप्लॉइड है, 2n है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना तो ले लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक उगोनियम ग्रोथ फेज में प्रवेश करता है तथा शेष उगोनिया, आपको पता है 2 से 4, 4 से 4, ये क्या 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, तो इस प्रकार से बाकी की जितनी बचेगी ये डेवलपिंग उगोनिया जो बनेगा, जिसका विकास होना है, जिसको अंडा बनना आगे जाके, उसको जो चारों ओर से घेर लेंगे और इन्हें क्या कह देंगे? पुट्टक कोशिकाएं, फॉलिकल सेल, नर्स सेल, ये बोल देंगे इनको। फिर ये सेल डेवलपिंग ओगोनियम को, ये जो सेल्स है, ये नर्स सेल, ये इसको पोषण प्रदान करेगी, है ना, न्यूट्रिशन देगी, और फिर उसके कारण ये जो है प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाएगा। कौन? जो डेवलपिंग ओगोनियम है आपका, और ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी oocyte बन जाएगा। साथ में मैंने ये भी लिखा है कि ग्रोथ फेज लंबे अंतराल के लिए चलती है। ग्रोथ फेज के दौरान दो क्रियाएं होती है, प्री वेटेलोजेनेसिस और पोस्ट वेटेलोजेनेसिस। पोस्ट को पोस्ट ना लिखो तो आप लोग यहाँ वेटेलोजेनेसिस लिख दो, ठीक है। ये दोनों ही क्रियाओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। अब इससे पहले हम लोग मेचुरेशन फेज को देखेंगे, ठीक है। कौन सी फेज? मेचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं इसको? परिपक्वन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? परिपक्वन प्रावस्था। या कौन सा होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। यानी कि 2n तो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म का असमान विभाजन होता है। जब हम लोग शुक्राणु का निर्माण कर रहे थे, तब हम लोगों ने मेचुरेशन फेज में जो साइटोप्लाज्म है उसका समान विभाजन की बात की थी, ठीक है। यहाँ क्या होगा? ये अपने पास जो प्राइमरी oocyte है, देखो मैंने कितना अच्छा डायग्राम बना रखा है आप लोगों के लिए। बताओ फिर भी आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं करोगे, मुझे पता है। जो नसड़े लोग होते हैं ना, वो ऐसे काम करते हैं। आप लोग नहीं हो ना, तो लाइक करके जाना इस कक्षा को, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है भाई, और पूरी कक्षा को देखना जरूरी भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा? मियोसिस होगा, जिसको रिडक्शन डिवीजन बोल दो, पोस्ट मैच्योरेशन डिवीजन बोल दो, ये सब यहाँ पे होगा। तो ये होने के बाद आपके पास दो प्रोडक्ट और आ जाएंगे, और इसमें से एक प्रोडक्ट को तो हम बोल देंगे भाई सेकेंडरी oocyte बन गया अपने पास, और एक बन गया पोलर बॉडी। क्या बन गया? पोलर बॉडी, ठीक है। ध्रुवीय काय। क्या बन गया? ध्रुवीय काय बन गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुवीय काय बन गया। यानी एक तो क्या हो गया? सेकेंडरी oocyte, यानी कि द्वितीयक oocyte, और एक आपके पोलर बॉडी बन गया। यहाँ पे मियोसिस सेकंड होगा। क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा, या फिर सेकंड मैच्योरेशन फेज होगा, है ना। और इस फेज में आपके पास जो ओवम प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक पोलर बॉडी आपके पास हो जाएगी। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है? जब आप लोग ह्यूमन की बात करेंगे, तो एक पोलर बॉडी एक ओवम और दो पोलर बॉडी का निर्माण करती है। जब रेबिट की बात करोगे तो एक पोलर बॉडी एक ओवम और तीन आपके जो है पोलर बॉडी का जो है निर्माण करती है। यहाँ पोलर बॉडी नहीं, यहाँ सेकेंडरी oocyte आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte किसका निर्माण करेगी? एक ओवम का, और एक आपके दो आपके पोलर बॉडी का निर्माण करेंगे, या प्राइमरी oocyte भी बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, प्राइमरी oocyte होगा ये, पोलर बॉडी नहीं होगा, सॉरी, सेकेंडरी भी नहीं, प्राइमरी जो है oocyte। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये आपकी प्राइमरी oocyte है। यहाँ से जो है एक तो आपके क्या बन रहे हैं? ओवम बन रहा है, और यहाँ पे एक और दो आपके क्या बन रहा है? ये ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दो पोलर बॉडी बन रही है, एक ओवम बन रहा है। लेकिन जब बात करूंगा मैं रेबिट की, है ना, तो वहाँ एक ओवम और तीन पोलर बॉडी बनेगी। तो यहाँ पे ये पीओ से मतलब क्या समझोगे? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है। पीओसी मतलब प्राइमरी oocyte। चलो, तो आपके पास क्या आ गया? ओम आ गया। यानी कि यहाँ आपके अंड जनन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा कि प्री वेटेलोजेनेसिस और पोस्ट वेटेलोजेनेसिस होता क्या है। चलते हैं और इसको समझते हैं आसानी से। देखो, आराम से, आराम से, ठीक है। ग्रोथ फेज में मैंने आपको बताया कि प्री वेटेलोजेनेसिस होता है, और एक क्या होता है आपके वेटेलोजेनेसिस, यानी पीतक जनन और पूर्व पीतक जनन,
ठीक है। देखो पूर्व पीतक जनन में आप सीधी सी बात ये ध्यान रखो कि योग के निर्माण की ये पूर्व अवस्था है, जहां पे साइटोप्लाज्म में परिवर्तन होगा और आपके न्यूक्लियस में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कहाँ, किस में परिवर्तन होगा? एक तो योग के निर्माण की पूर्व अवस्था है ये, और साइटोप्लाज्म में यहाँ पे परिवर्तन होगा और न्यूक्लियस में परिवर्तन होगा। यहाँ विटेलोजेनेसिस में योग का संश्लेषण यानी योग का सिंथेसिस होता है, प्लस संचय होता है, संग्रह ये करता है। तो ये दो क्रियाएं हैं। एक तो प्री वेटेलोजेनेसिस जिसमें योग के निर्माण की पूर्व की अवस्था है, यानी कि योग नहीं बना है उस टाइम। ठीक है। अब उसमें क्या क्या होगा, साइटोप्लाज्म में परिवर्तन होगा, न्यूक्लियस में परिवर्तन होगा, उसके बाद आपकी कौन सी अवस्था चालू हो जाएगी, वेटेलोजेनेसिस यानी पीतक जनन, और इसमें योग का क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा और संचय हो जाएगा। अब हम लोग दोनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। देखो प्री विटेलोजेनेसिस, और प्री विटेलोजेनेसिस में साइटोप्लाज्म में परिवर्तन को हम लोग देखते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, जितने भी एम्फीबियंस है, एवीज है, रेप्टाइल्स है, कि ऊसाइट में इसकी ऊ साइट में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। किसकी संख्या बढ़ जाएगी? ऊ साइट में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाएगी, उसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहते हैं। अब देखो, मैंने जब कोशिका कोशिका पढ़ाया था आपको, उस टाइम मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, और उसमें मैंने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स और कहाँ बनते हैं भाई, और कहाँ बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो ध्यान रखना, आपके काओस काओस, किसमें, काओस काओस, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, हाँ, प्रीमिक्सा जाइंट अमीबा, क्या बोलते हैं, प्रीमिक्सोजाइट अमीबा। तो वहां पे अभी आपके क्या बनता है, माइट्रोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बनता है ना। माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए की मात्रा न्यूक्लियर डीएनए से यहाँ पे अधिक हो जाती है। साइटोप्लाज्म में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मात्रा किससे अधिक हो जाएगी, की मात्रा न्यूक्लियर डीएनए से अधिक हो जाएगी। साथ में जो आपकी सिस्टर्नी है, और सिस्टर्नी होती किस में है, ईआर में होती है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी सिस्टर्नी की, और सिस्टर्नी पर राइबोसोम की संख्या बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा, प्रोटीन जो है सिंथेसिस होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या उत्तरदायी है, आपके आपके योग में होता क्या है, आपके योग और अंडे में होता क्या है, प्रोटीन होता है। सब कुछ प्रोटीन का खेल है। रक्षा तंत्र का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है। आपको एनर्जी प्रदान करने का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है। यानी कि सबसे ज्यादा काम किसका है, प्रोटीन का है। तो इसलिए राइबोसोम की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी है, आपका राइबोसोम है। साथ में आपके गोल्जी बॉडी में भी वेसिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी, और वेसिकल्स जो है ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करेंगे, पुट्टक काय का निर्माण करेंगे, है ना, जिसको पुट्टक काय बोलते हैं, है ना। कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करेंगे, और इन कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स में म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा रहता है, जो किसको रोकता है, आपके पॉलीस्पर्मी होता है ना, पॉलीस्पर्मी, ये जो म्यूकोस पॉलीसेकेराइड है, ये किसका निर्माण करेंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का, है ना, आपके निषेचन झिल्ली का निर्माण करेंगे, जो कि आपके पॉलीस्पर्मी को रोकेंगे। मतलब एक शुक्राणु जब अंदर घुस चुका है, तो किसी की औकात नहीं होनी चाहिए कि दूसरा घुस जाए। जब दूसरा घुस जाएगा तो क्रिया होगी नहीं ना भाई। एक ही शुक्राणु की जिसमें ताकत होगी, जिसमें बल होगा, वो बाहुबल होगा, वो जो तैर के जा सकता है, अपने लक्ष्य को छू सकता है, वो शुक्राणु वो जो शुक्राणु है वो ही आपके वहां तक पहुंचेगा। उसके पहुंचने के बाद जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगी, जो कि पॉलीस्पर्मी को रोकेगी, आपके जो जितने भी शुक्राणु हैं उनको नष्ट कर देगी, घुसने नहीं देगी अंदर, है ना भाई। एक बार एक अंदर आ गया ना, तो उसके बाद दरवाजा बंद, कोई भी नहीं आ सकता है। तो कोर्टिकल ग्रेनुअल्स जो है, जो वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का जो है निर्माण कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होने के बाद पॉलीस्पर्मी को रोकेंगे, यानी कि पॉलीस्पर्मी यानी बहुगुणिता, जो है शुक्राणुता, उसको रोकेगी। शुक्राणुता, बहुत सारे शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए भाई। एक आपके सामने एक योग ये है अंडा, और यहाँ पे ये पहुंच चुका है शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु पहुंच चुका है, जैसे एक प्रवेश करेगा बहुत सारे आते हैं, आपको पता मिलियंस में शुक्राणु एक बार में जब जो है आपके इजुकुलेशन होता है, रसकलन होता है, तो उसमें मिलियंस में शुक्राणु निकलते हैं। तो उस मिलियंस के शुक्राणु में से एक शुक्राणु जो हिम्मत वाला है, ताकतवर है, वही वहां तक पहुंच सकता है। बाकी जब पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपके पॉलीस्पर्मी की क्रिया के कारण सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। और आपको पता है एक शुक्राणु सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे जीवित रह सकता है, तो उसके बाद 24 घंटे के बाद वो सब वैसे ही मर जाएंगे। तो ये बात होती है।
अब आगे हम लोग न्यूक्लियस में परिवर्तन भी पढ़ेंगे। ठीक है, चेंज इन न्यूक्लियस। ठीक है, चेंज इन न्यूक्लियस। ठीक है, चेंज इन न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस में परिवर्तन होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है आकार में बड़ा हो जाएगा और एक आशय बना लेगा, आशय समान रचना बना लेगा, जिससे जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। जब आपने शुक्राणु पढ़ा था तो वहां भी न्यूक्लियस में परिवर्तन हुआ था, और वहां पे जो गोल्जी बॉडी थे, जितने भी गोल्जी बॉडी थे, उन्होंने भी एक आशय का निर्माण कर लिया था। ठीक है, आशय का निर्माण करके एक एक जो है, एक ने एक बड़ा होके एक आशय का निर्माण होके आपके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज्ड हो गया था। तो यही बात यहाँ पे बता रहा है कि न्यूक्लियस आकार में बड़ा होगा और एक आशय का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। और यहाँ दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि डीएनए जो है सतत रूप से रेप्लिकेट होता है, डीएनए जो है डुप्लीकेट होता है और एक जाइंट क्रोमोसोम का निर्माण कर देता है, जिसे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। तो आपको पता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का निर्माण भी इससे होगा, डीएनए के रेप्लिकेशन से। किसका निर्माण होगा, आपके लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का निर्माण आपके जो है डीएनए की रेप्लिकेशन से होगा। और लैम्प ब्रश जो है लैम्ब्रस जो आपके गुणसूत्र है ना, क्रोमोसोम है, इसके निर्माण की जो है प्रक्रिया ये कहलाएगी एंडोमाइटोसिस। ये एंडोमाइटोसिस की प्रक्रिया के कारण होगा। ठीक है, डीएनए सतत रूप से क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, डुप्लीकेट होगा, जिसके कारण क्या बनेगा, जाइंट क्रोमोसोम बनेगा। और इन्हीं जाइंट क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, जो कि किस प्रक्रिया के कारण होता है, एंडोमाइटोसिस की क्रिया के कारण होता है। अब देखो ये आपका जेंट क्रोमोसोम है, और यहाँ पे देखो ये लूप्स है। इस प्रकार से आपने देखा होगा ना, कई बार जैसे आप टेस्ट ट्यूब साफ करते हो, आपने लेबोरेटरी में काम किया होगा, तो वहां टेस्ट ट्यूब जो है, वहां टेस्ट ट्यूब इस प्रकार से उसमें ये बना होता है ना, टेस्ट ट्यूब साफ करने के लिए जो ब्रूस होता है, ये इसी ऐसा ही एक लेम्ब्रस क्रोमोसोम मान लो। ठीक है, अब यहाँ लेटरल लूप जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, यहाँ पे लेटरल लूप बनेंगे। ठीक है, लेटरल लूप बनेंगे। और लेम्ब्रस क्रोमोसोम की जो खोज भी ध्यान रख लेना, आप फ्लेमिंग और रुकर्ट ने की थी। ये मैं आपको जब भी क्रोमोसोम मैंने आपको पढ़ाया है पहले, तो लेम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में पूरी चर्चा की है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे नहीं, वो क्लास आप लोग जाके देख सकते हो। यहाँ एम्फीबियंस की ऊसाइट में बनेगा, एम्फीबियंस की ऊसाइट में बनेगा, ध्यान रखना, एम्फीबियन की ऊसाइट में लेम्ब्रस क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, अब देखो इसके जो है हम लोगों ने इसका प्री वेटेलोजेनेसिस आज पूरा कर लिया है। कल हम लोग वेटेलोजेनेसिस की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा लंबी भी हो चुकी है, और मेरे टाइम टेबल के हिसाब से अब आज की कक्षा का समापन हम लोगों को कर लेना चाहिए। आप लोग इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।